प्रणाम स्टूडेंट्स, नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब आप सभी को। कैसे हो? मेरे हिसाब से अच्छे ही होंगे। कोरोना है, फैल भी रहा है देश में ज़्यादा, पर फिर भी आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए। और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा सेट्स तो पैरेलल चल ही रहा है। इसके अलावा कई बच्चों की डिमांड्स थी कि सर 12th के चैप्टर भी चलाइए और उसमें भी हमारी रेगुलर पढ़ाई करवाइए। तो देखिए, हमारा मेन टारगेट है एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, आईआईटी मेंस एंड 11th-12th भी मान लीजिए। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि हम जो ये रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ें, तो रिलेशन एंड फंक्शन 11th में भी है और 12th में भी है। तो हम ये करेंगे कि हम 11th से स्टार्ट करके 12th पे ले जाके ख़त्म कर देंगे और उससे ऊपर आईआईटी का लेवल फिर हम बाद में लाएंगे। यानी बिल्कुल बेस 11th बेसिक है तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम पहले रिलेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। टॉपिक हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है, लेकिन आज हम सिर्फ रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। रिलेशन को ढंग से समझेंगे, रिलेशन होता क्या है, कितने प्रकार हैं रिलेशन के, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। इन सबको पढ़ने के बाद हम ये देखेंगे कि हमने कितना सीखा, क्या नहीं, और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। और देखो बच्चों की, आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा कि आप सभी को पीडीएफ फाइल्स आज ही से मिलने लग जाएंगी। हमारा वीसीआई का जो टेलीग्राम चैनल है, आपको पीडीएफ वहीं मिलेंगी, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, तो आज का हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। तो आज हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। व्हाट इज रिलेशन, संबंध क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंध के प्रकार, इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। देखिए, हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे काम का हो इन सिलेबस। ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, ना ही ज़्यादा मतलब कम छोड़ेंगे हम, ना कम ना ज़्यादा। इन सिलेबस जो भी है हम वही चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम व्हाट इज रिलेशन। ध्यान दीजिएगा, हमें पढ़ना है व्हाट इज रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको लग रहा होगा सर इक्विवेलेंस रिलेशन टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर ही तो आ गया, आपने इसको अलग क्यों कहा? देखो मैंने स्टूडेंट्स, इसको अलग रखने का एक ही कारण है कि ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग किया है। इसके ऊपर हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, पर वो अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम कुछ दिनों बाद। अभी हम पहले इनको समझेंगे ये होता क्या है, उसके बाद हम आगे का काम करेंगे, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिलेशन। रिलेशन, देखो रिलेशन पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स हमें एक चीज़ ध्यान से पढ़ना होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ये क्या होता है सर? कार्टेशियन प्रोडक्ट। बेटा ध्यान देना, हमने सेट पढ़ा था, तो सेट हमने पढ़ा था, एक सेट ए होता है। तो सेट हमने पढ़ा था कि समुच्चय क्या होता है? वेल डिफाइंड अवयवों का समूह होता है, सुपरिभाषित अवयवों का समूह, ये हमने पढ़ा था। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं कार्तीय गुणन, समुच्चय का कार्तीय गुणन, या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ये होता क्या है सर? बेटा ये होता है ए इंटू बी, यानी दो सेट को गुणा करें तो वो किस आधार पे गुणा होंगे? तो ध्यान दीजिएगा, वो इस आधार पे गुणा होंगे, ए बी। ये लिखने का तरीका है, ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ बी, और डब्बा बंद या कोष्टक बंद। ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहा होगा जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि ए इंटू बी में ये होगा कि ए बी होगा, ए बी बनेगा। तो ए बी में ए कहाँ से होगा? ए होगा कैपिटल ए, हमारा जो समुच्चय है, और बी होगा हमारे बी समुच्चय से। तो सर एक बार हमें समझाइए आप कि ये कैसे होगा, कोई क्वेश्चन करवाइए, क्वेश्चन के बाद हम समझेंगे, तब हमें पता चलेगा। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन के बाद हम समझेंगे कि होता क्या है। देखिए क्वेश्चन करते हैं। मैंने बोला ए है, मैं बिल्कुल इजी क्वेश्चन करवाऊंगा, 1 2 एंड 3, ये हमने बोला। इसके बाद हम कहते हैं बी है 2 5, तब a इंटू बी ये होगा, ध्यान दीजिएगा, a इंटू बी होगा। अभी हम रिलेशन पे नहीं आए हैं, ध्यान दीजिएगा, अभी हम सिर्फ a इंटू बी पढ़ रहे हैं। a इंटू बी होगा यानी 1 और 2, ये 1 लिया है हमने a से, 2 लिया है हमने b से, फिर होगा 2 2,
फिर होगा 32, फिर होगा 15, फिर होगा 25 और होगा 35। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है आपको समझ में आया होगा। आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आया होगा कि हमने 1 लिया ए से, 2 लिया बी से, 2 लिया ए से, 2 फिर लिया बी से, 3 लिया ए से, 2 लिया बी से, फिर अगला ए से 1 बी से 5, ए से 2 बी से 5, ए से 3 बी से 5। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है आप सभी को समझ में आ गया होगा ये चीज़। ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर कार्तीय गुणन। तो सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो हमें? आप तो ये बताइए ना कि संबंध क्या होता है। सबसे बड़ी बात है सर ये बताइए कि संबंध क्या होता है। देखो संबंध बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, एक छोटी सी बात कार्टेशियन प्रोडक्ट की ही बता देता हूं मैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ध्यान दीजिएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, बिल्कुल छोटी सी बात है। अभी इसी एग्जाम्पल से देख लीजिएगा कि नंबर ऑफ ए कितने हैं, मतलब ए में कितने एलिमेंट हैं। सर ए के अंदर 3 एलिमेंट थे, 1 2 3। आइए एक बार देखते हैं। नंबर ऑफ ए कितने हैं, 3। नंबर ऑफ बी कितने थे, 2 ही थे। 2 और 5 2 ही तो थे भाई, कितने एलिमेंट थे, बी में 2 थे। तो नंबर ऑफ ए इंटू बी कितने थे, ए इंटू बी थे बेटा 6। 3 इंटू 2 कितना होगा, 6। मतलब हमने एक नई चीज़ और सीखी है आज। वो चीज़ क्या सीखी सर हमने? देखो बेटा वो चीज़ हमने ये सीखी कि नंबर ऑफ ए यदि P हैं, नंबर ऑफ बी यदि Q हैं, तो नंबर ऑफ ए इंटू बी क्या होगा, PQ होगा। समझ में आया होगा जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। अरे समझ में आया नहीं आया? ए के अंदर P नंबर हैं, यानी ए के अंदर P एलिमेंट्स हैं। सॉरी मैंने गलत बोल दिया। ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, P। बी के अंदर कितने हैं, Q। तो ए इंटू बी में कितने होंगे, P इंटू Q होंगे। समझ में आया नहीं आया? यदि इन दोनों का गुणा होगा तो इन दोनों का भी होगा। समझ में आया नहीं आया? ये दोनों गुणा हुए तो यहाँ ये दोनों भी गुणा हो जाएंगे। समझ में आया होगा जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। चलिए बेटा अब आगे की चीज़ करते हैं। अब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्तीय गुणन, हिंदी में बोले तो कार्तीय गुणन और इंग्लिश में बोले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं हम सेट पे। बेटा सेट ध्यान से समझिएगा, सेट क्या होता है। वो सेट का सॉरी, हम आते हैं रिलेशन पे। सॉरी मैं गलत बोल दिया। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, हम रिलेशन पे आते हैं कि रिलेशन क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर होगा, आप छाप लीजिएगा, एक बार दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को और इसे छाप लीजिएगा, क्योंकि देखिए ऑनलाइन क्लास है, आप आराम से छाप पाएंगे, बार बार देख के छाप पाएंगे। आप अपना काम करते रहिएगा, इसको कॉपी में छाप लीजिएगा। हाँ उतारने का नहीं है, ध्यान रखना। घर वाले और कूटेंगे वीडियो देख के उतार रहे हो, बताओ। उतारना नहीं है, छापना है। गंदे बच्चे उतारते हैं। आइए दिल पे ना ले ले कोई। रिलेशन क्या होता है? देखो रिलेशन ये होता है किसी समुच्चय ए इंटू बी के कार्तीय गुणन का एक उप समुच्चय होता है। क्या होता है? उप समुच्चय होता है। ए इंटू बी का एक उप समुच्चय होता है जो किसी बंधन से बंधा हुआ होता है। एक तरह से मानना, बंधन से मतलब सर हम राखी बांध रहे हैं, नहीं। बंधन से मतलब हम कुछ चीज ऐसी डालेंगे जिससे कि, जैसे कि मान लीजिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। बंधन की बात आ ही गई है, तब एक एग्जांपल लेते हैं हम। एक मिनट, हाँ एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक मिनट रुकिएगा। एग्जांपल ये लिया कि एक स्कूल है और केवल लड़कियों की स्कूल है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं लड़के जाना नहीं है बिल्कुल भी, केवल लड़कियों की स्कूल है। अब लड़कियों की स्कूल में मैंने कहा कि लड़कियों के स्कूल में एक संबंध है। संबंध क्या है देखना, संबंध इससे समझ में आ जाएगा। आर, संबंध को आर से दर्शाते हैं बेटा।
तो संबंध आर इस प्रकार है कि ए बी का भाई है। ए बी का क्या है? भाई है। हमने ए बी पढ़ा, ए बी का क्या है? भाई है। तो ए बी का भाई है मतलब स्कूल किसकी थी? लड़कियों की थी। स्कूल किसकी थी? लड़कियों की थी। तो लड़कियों की स्कूल में ए और बी कभी भाई होंगे क्या? नहीं होंगे। तो ये संबंध में कितने एलिमेंट होंगे? इस संबंध में 5 एलिमेंट होंगे। और बेटा इसे हम कहेंगे रिक्त संबंध। क्या कहेंगे? रिक्त संबंध। नहीं समझ में आया? अरे आया नहीं आया? रिक्त संबंध जो एम्प्टी सेट बोलते हैं उसे कहते हैं रिक्त संबंध, एम्प्टी सेट। सर एक बार फिर समझाइए, संबंध हम क्लियर नहीं हो पाया, दोबारा समझना। जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक उपसमुच्चय होगा, और वो उपसमुच्चय होगा जो किसी न किसी बंधन से बंधा हुआ होगा। बंधन से बेटा मेरा तात्पर्य ये है कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई होगी। जैसे कि कई बार नहीं लिखा हुआ था टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, तो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होंगी। भावना को समझो थोड़ा, जब भावना को समझोगे तब पता चलेगा। सर मिली ही नहीं, समझे कहाँ से? ऐसी बात ना करें। और जो इनका नाम भावना वो नाराज ना हो, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, फीलिंग वाली भावना। फीलिंग्स को समझे मेरी को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जहाँ तक मेरा अंदाजा है समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो एक बार फिर देखना। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी का एक क्या होगा? उपसमुच्चय होगा जो कंडीशन में बंधा हुआ होगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी सर। सर एक क्वेश्चन करवा दीजिए, उसके बाद हम थोड़ा समझ पाएँ। बिल्कुल बेटा एक क्वेश्चन करवा दूंगा, उससे आपको ढंग से समझ में आ पाएगा। ये रिक्त संबंध हमने पढ़ लिया है, वैसे पढ़ना इसको थोड़ी बाद में था, लेकिन ये टॉपिक आ ही गया, हमने एग्जाम्पल के रूप में इसे ही ले लिया। टाइम भी बच गया हमारा और हमें रिक्त संबंध क्लियर भी हो गया। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। हम क्वेश्चन ये ले रहे हैं, ए बराबर ये है 1 2 3, बी बराबर है 4 5 6। हम लिखते हैं ए आर बी। ए आर बी यानी ए से बी में संबंध आर इस प्रकार है। सॉरी, ये लिखने का तरीका है। अब संबंध मैं आपको ऐसे दे रहा हूँ, आर मैंने संबंध दे दिया ए बी, संबंध दे दिया मैंने ए प्लस बी बराबर इवन नंबर। इवन नंबर होना चाहिए। ए और बी को जोड़े तो क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। बस अब आप बनाओ ए आर बी, अब बनाते जाना। 1 और 4 को जोड़ेंगे तो इवन आएगा? नहीं आएगा। यहाँ लिख भी देता हूँ, ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ बी, है ना। अब जोड़ते जाओ। 1 और 4 नहीं आएगा, 1 और 5 आएगा, तो 1 और 5। अगला 2 और 4, अगला 3 और 4 नहीं आएगा, 3 और 5। अगला 3 और 6 नहीं आएगा, 2 और 6 आएगा। और 1 और 6 नहीं आएगा, 1 और 5 आएगा, लिख दिया। 2 और 4 लिख दिया। अब 2 और 6 लिख दिया। 3 और 4 नहीं आएगा, 3 और 5 आएगा, वो भी लिख दिया। मतलब जितने भी बनने थे हमने बना दिए। तो ये क्या हो गया? ये संबंध हो गया। समझ में आया नहीं आया? अरे बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह खोलो। आया नहीं आया? नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में आपके जो भी डाउट है वो मुझे बता दीजिएगा। पर मेरे को लगता है आप ढंग से समझ गए होंगे संबंध होता क्या है। पर अब कुछ बातें जो संबंध से जुड़ी हमें पता होनी चाहिए।
आइए उन पे भी गौर करते हैं, उन पे भी गौर करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि हम लिखते हैं, जब भी हम संबंध लिखते हैं, ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ बी। तो बेटा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जानने की जो हम समझें, यहीं समझेंगे तो हमारे फंक्शन में भी काम आएंगी। और वो चीज़ें हैं, तीन चीज़ें हैं, एक नहीं तीन चीज़ें हैं। और तीन क्या क्या हैं सर, एक बार हमें बताइए, ध्यान दीजिएगा। एक है डोमेन, हिंदी में बोलते हैं प्रांत। डोमेन क्या होता है? डोमेन ये होता है बेटा, जब हम लिखते हैं आर कोई संबंध है ए बी, तो ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ बी, तो डोमेन होता है हमारा ए। देखिएगा डोमेन ये ए होगा। और ये बात ध्यान दीजिएगा, डोमेन होता है प्रांत। प्रांत के बाद आती है रेंज या परिसर। रेंज या परिसर ये होती है बी, रेंज। और बी, ये वाला जो बी होता है, ये वाला बी होता है सह प्रांत या कोडोमेन। सह प्रांत या कोडोमेन, दोबारा समझिएगा। पर एक बात ध्यान दीजिएगा, जब हम फंक्शन पढ़ेंगे, जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो ये डोमेन नहीं होगा, छोटा वाला ए डोमेन नहीं होगा, बड़ा वाला ए डोमेन होगा। सर क्यों? क्योंकि बेटा फंक्शन में ऐसा पढ़ेंगे हम कि ये जो ए होगा उसके सारे एलिमेंट ही आ जाएंगे। तो सारे आ जाएंगे तो चाहे आप इसे कह दो चाहे इसे कह दो, वो तो डोमेन ए की बात है। एक बार फिर समझना, थोड़ा गपलासा हो गया, आपको समझ नहीं आया होगा। यहाँ हम अगले पेज पे, सॉरी अगले पेज पे जाते हैं, वहाँ जाके समझेंगे। हाँ, यहाँ हमें समझ लेना चाहिए, समझते हैं। डोमेन क्या हो, जैसे कि हम लिखते हैं आर बराबर, मान लीजिएगा, एक मिनट सॉरी मैं आर लिखना भूल गया। आर बराबर ए से बी, ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ बी। मैंने यहाँ अभी कोई संबंध नहीं दिया है, कोई कंडीशन नहीं दी है, मैं सिर्फ ये डोमेन और ये समझाना चाह रहा हूँ। ये ए इज एलिमेंट ऑफ का साइन है। एक बार मैं इसे दोबारा ढंग से बना देता हूँ। तो जो ये ए होगा, जो ये ए होगा, ये होगा हमारा डोमेन। ये ए, ये जो बी होगा, ये होगी हमारी रेंज। और ये जो सी होगा, वो ये जो बी होगा, ये कैपिटल बी जो बी को देगा हमें, ये होगा हमारा कोडोमेन। हिंदी माध्यम वाले समझें, ये होगा प्रांत, ये होगा परिसर, ये होगा सह प्रांत। प्रांत, परिसर और सह प्रांत। सर ये होते क्या हैं? ये बेटा हम फंक्शन जब पढ़ेंगे, अगली क्लास में जब हम फंक्शन पे आएंगे तब विस्तार से इनके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक आप यही समझिए, ये प्रांत होता है, ये परिसर और ये सह प्रांत। कुल मिला के जब हम फलन पढ़ेंगे तब हम ये समझेंगे कि ये वास्तव में क्या होता है। ये वास्तव में ये होता है कि कोई फलन कहाँ से कहाँ तक परिभाषित है, वो हमें प्रांत और सह प्रांत ही बताते हैं। और अब आता है संबंध को लिखने का तरीका, कि संबंध को लिखते कैसे हैं। ये ध्यान दीजिएगा, संबंध को लिखने का तरीका भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। यदि हम संबंध को लिखने का तरीका जान जाएं तब हमें तीन दो, एक तो हम मैंने आपको बता दिया रोस्टर रूप है ही जो नॉर्मल होता है, एक हमारा समुच्चय निर्माण रूप में भी हम लिखते हैं संबंध को। तीसरा रूप एक और होता है यहाँ पे संबंध के लिए, वो रूप ऐसे होता है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता दूं। सर ये क्या गोले बना रहे हो आप, देखते जाओ।
ये रेखा चित्र होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 1 2 3, यहाँ लिख दिया 4 5 6। तो अब मैं संबंध ऐसे बना रहा हूँ कि सब एक दूसरे से 3 संख्या बड़े हैं। तो मतलब एक का संबंध 4 से, बी का 5 से और सी का 6 से। अब संबंध क्या है ये भी मैं आपको लिख देता हूँ। संबंध ये है, ये ए है, ये बी है। तो आर ये है, ध्यान दीजिएगा, ए बी, ए प्लस 3 बराबर बी, या a माइनस 3 बराबर बी, ओ बी माइनस ए बराबर 3 कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये होगा। और यहाँ पे लिखेंगे a इज एलिमेंट ऑफ a एंड b इज एलिमेंट ऑफ b। ये ऐसे एक तरीका ये भी है संबंध को लिखने का। इसके बाद ऐसा ही कुछ हम फलन में भी पढ़ेंगे। तो संबंध को लिखने के तरीके हो गए हैं। जहाँ तक मेरे को लगा संबंध क्या होता है वो आपको समझ में आया होगा, इसको लिखने के तरीके आपको समझ में आए होंगे। अब हम हमारे अगले टॉपिक पे आते हैं, जो है टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध, इक्विवेलेंस संबंध, मतलब तुल्यता संबंध, सॉरी मैंने क्या बोल दिया। एम्प्टी सेट हम पढ़ चुके हैं अभी। एम्प्टी सेट के बारे में हमने अभी पढ़ा था कि वह रिलेशन जिसके अंदर कोई भी मतलब अवयव ना हो वो एम्प्टी सेट होता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में पढ़ा था हमने ए एंड बी इंटू करेंगे, पर इनमें एक शर्त होती है, मैं बताना भूल गया, कि ये दोनों ही समुच्चय अरिक्त होने चाहिए। अरिक्त का मतलब नॉन एम्प्टी मानिए, या अनएम्प्टी, मतलब ये खाली नहीं होने चाहिए, फाई नहीं होना चाहिए इनका मान, कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए इनके अंदर, कुछ भी वैल्यू हो वो होनी चाहिए। यदि इन दोनों में से कोई भी फाई है या कोई भी एम्प्टी सेट है तो a इंटू बी भी क्या आएगा? a इंटू बी भी आएगा फाई। ध्यान दीजिएगा, यदि दोनों में कोई भी फाई है तो a इंटू बी भी क्या आएगा? फाई। वही बात है कि भाई 0 से किसी को गुणा करोगे तो क्या आएगा? निल बटे सन्नाटा। समझ में आ रहा होगा? हाँ, आइए अब एक बार फिर आगे चलते हैं। यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध ऐसा संबंध है, देखो ध्यान देना, कि जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं, हमने पहले पढ़ा था ए इंटू बी, जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं वो सभी यदि शामिल हो जाएं, ध्यान देना, सभी कार्टेशियन प्रोडक्ट यदि रिलेशन में आ जाएं, सभी ए इंटू बी के जितने भी प्रोडक्ट होंगे सारे के सारे यदि किसी रिलेशन में आ जाएं तो वो क्या होगा? सार्वत्रिक संबंध होगा। वो क्या होगा? सार्वत्रिक संबंध होगा। सार्वत्रिक संबंध का भी हम एग्जाम्पल देंगे, ये एग्जाम्पल थोड़ा सा बाद में देते हैं। उससे पहले हम हमारा आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो पढ़ें, क्योंकि मेरे को भी लगता है, क्योंकि इसमें टाइम लगने वाला है। यूनिवर्सल रिलेशन का एग्जाम्पल हम जाने से पहले दे देंगे, आज हम देख के जाएंगे, पर थोड़ा सा इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ लेते हैं। तुल्यता संबंध क्या होता है? देखिए, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन ये होता है कि किसी भी संबंध का तुल्यता संबंध होने के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। कितनी बातें आवश्यक हैं? 3 बातें। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। पहला, वह संबंध समतुल्य हो। समतुल्य हो, पहली बात ये जरूरी है। स्वतुल्य को अंग्रेजी में बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। REFLEXIVE। दूसरा,
ये सम्मित हो, क्या हो, सम्मित। सम्मित को बोलेंगे सिमेट्रिक, SYMMETRIC, सिमेट्रिक। और लास्ट एंड फाइनल होगा संक्रामक। संक्रामक का मतलब होगा ट्रांजिटिव। समतुल्य, सम्मित और संक्रामक, ये तीनों बातें यदि किसी संबंध में है, कोई संबंध समतुल्य है, कोई संबंध सम्मित है, कोई संबंध संक्रामक है, तो ही वह संबंध तुल्यता संबंध होता है। ये तुल्यता संबंध की परिभाषा है। यदि कोई संबंध स्वतुल्य, सम्मित व संक्रामक है तो वह तुल्यता संबंध कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। इफ ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एंड सो कॉल्ड, दिस इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। ध्यान दीजिएगा, वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। समतुल्य, सम्मित, संक्रामक होना जरूरी है। पर सर एक बात बताओ, समतुल्य, सम्मित, संक्रामक होता क्या है? इतनी देर रामायण गा रहे, बता ही नहीं रहे। ये बात अच्छी है, तो आइए समतुल्य, सम्मित और संक्रामक को समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे समतुल्य को। किसको समझेंगे? समतुल्य या रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कोई संबंध ए से बी में हो या ए से ए में हो। एक मिनट, ऐसा मान लीजिए कोई संबंध ए से ए में है, ए से ए में है, मैंने ये दोनों ही ए हैं, तो पहला अवयव इससे आएगा, दूसरा इससे आएगा। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब होगा कि जो एलिमेंट हो उसके अंदर, संबंध के अंदर ए ए आए, मतलब कॉमन दोनों ही समान आए, तब तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। अभी हम समझेंगे, थोड़ी देर रुक जाइए, इसके बाद हम तीनों बातें समझेंगे। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है। अब आइए सिमेट्रिक या सम्मित, सिमेट्रिक या सम्मित पे आइए। ये क्या होता है? सिमेट्रिक या सम्मित ये होता है मेरे बच्चों कि यदि एक का संबंध मान लीजिए ए से ही है या फिर बी से है, किसी से भी हो, तो उसके अंदर एलिमेंट ए का संबंध बी से हो, तो बी का संबंध भी ए से होना चाहिए। ये दोनों ही संबंध के अंदर आने चाहिए। यदि ए का बी से है तो बी का भी किससे होना चाहिए? ए से होना चाहिए। सर ये समझ नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे होगा? अभी आएगा, थोड़ी देर रुको, एक एग्जांपल और लेते हैं, एक बार ट्रांजिटिव क्लियर हो जाए उसके बाद आपको सब समझ में आएगा। आइए ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव या संक्रामक, ट्रांजिटिव या संक्रामक। ट्रांजिटिव या संक्रामक क्या होता है सर? ये एक बार दोबारा बताइए हमें। ट्रांजिटिव या संक्रामक ये होता है, ध्यान देना, कि कोई संबंध ए से बी में है, ए से उसमें किसी में भी है, यदि उसमें किसी एलिमेंट ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, तो ये दोनों हैं, तो ए का संबंध सी से होना चाहिए। यदि ये वाली बात है तो ये होनी चाहिए। ए का बी से है, बी का सी से है, तो ए का किससे होना चाहिए? सी से संबंध होना चाहिए। ये है ट्रांजिटिव। सर कोई एग्जाम्पल दीजिए, उसके बाद हमें समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लीजिए, यही है पहला एग्जाम्पल। Let L be the set of lines in a plane and R be the relation in L defined as R is equals to L1, L2. L1 is perpendicular to L2 so that R is symmetric but neither reflexive or nor transitive. अच्छी इंग्लिश बोली मैंने, है अच्छा बोला सर। हम बोल सकते हैं पर आपसे तेज बोल सकते हैं, कोई नहीं, थोड़ी कम आती है हमें, ऐसा मान लीजिए। पर ये प्रश्न ये कह रहा है कि कोई L
सभी लाइनों का समुच्चय है और ये आर बी द रिलेशन इन एल, यानी एल से एल में एक रिलेशन है। तो ये कह रहा है आर L1 L2, L1 इज परपेंडिकुलर L2। हिंदी वालों के लिए मैं समझा दूं, परपेंडिकुलर का मतलब लंब होता है, कि L1 L2 पर लंब है। सो दैट R इज सिमेट्रिक, तो आपको दिखाना है कि R सममित तो है पर ना ही समतुल्य है और ना ही संक्रामक है। तो आइए मैं आपको अभी समझा देता हूं। हाँ, हमारा प्रश्न क्या कह रहा था, एक बार देख लीजिए कि ये L है, R सभी लाइनों का समुच्चय है। अब हमें इसको सिद्ध करना है, आइए मैं दिखाता हूँ। तो ये कह रहा है कि L1 L2 पर परपेंडिकुलर है। तो एक बार समझिएगा, ये कोई लाइन है L1, सॉरी, ये L1 है, ये दूसरी लाइन है, ये है L2। तो L1 L2 पर परपेंडिकुलर है, होगी नहीं होगी? होगी। तो सिमेट्रिक का मतलब हमने पढ़ा कि यदि L1 का संबंध L2 से, जो संबंध L1 L2 में है वही संबंध किस में होना चाहिए, L2 और L1 में भी होना चाहिए। तो एक बात बताना, क्या यदि L1 पर L2 परपेंडिकुलर है तो L2 पर L1 भी तो परपेंडिकुलर होगी नहीं होगी? बताइए भाई, ये दोनों एक दूसरे पर लंब होंगी नहीं होंगी? भाई L1 पर लंब है L2 और L2 पर लंब है L1, क्योंकि 90 डिग्री तो यहीं बनेगा। समझ में आया नहीं आया? आ गया सर, आ गया। अगली चीज समतुल्य, या हमने पढ़ा था कि L1 का संबंध किससे होना चाहिए, L1 से होना चाहिए। तो L1 का संबंध L1 से मतलब L1 L1 पर परपेंडिकुलर हो, मतलब L1 L1 पर ही लंब हो। क्या ऐसा हो सकता है कोई रेखा किसी पर लंब होगी? अरे ये कोई रेखा है, ये खुद पर थोड़ी लंब हो सकती है। इसके लिए तो हमें दूसरी रेखा खींचनी पड़ेगी जो इसके ऊपर लंब हो, नहीं हो सकती ना। तो ये समतुल्य या रिफ्लेक्सिव नहीं है। तीसरी चीज, L1 L1 L2, भाई L1 L2 पर लंब है, L2 L3 पर लंब है, L2 L3 पर लंब है। थोड़ा छोटा कर देते हैं, L1 L2 पर लंब है, L2 L3 पर लंब है। तो हमें सिद्ध करना है कि L1 पर लंब L3 भी है। देखना भाई, L1 L2 पर लंब है, अब L2 पर ये कोई रेखा L3 भी लंब है, तो ये L3 क्या L1 पर लंब होगी क्या? कभी नहीं होगी। चाहे आप इधर खींच लो तो भी ये L1 पर लंब थोड़ी होगी, नहीं होगी। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। समझ में आया नहीं आया? अरे बोलो, समझ में आया नहीं आया? ट्यूशन जहाँ तक मेरा अंदाजा है समझ में आ गया होगा कि ये सिमेट्रिक तो है, क्योंकि L1 L2 पर लंब है तो L2 भी L1 पर होगी, पर L1 L1 नहीं होगी, और L1 L2 पर होगी, L2 L3 पर होगी, तो L3 L1 पर लंब कभी नहीं होगी। जहाँ तक मेरा अंदाजा है ये तीनों चीज़ें समझ में आई होंगी, और इक्विवेलेंस रिलेशन भी समझ में आया होगा। और भी इस पर चर्चा होगी, अभी इस पर अभी और चर्चा होना बाकी है। पर मैं एक क्वेश्चन आपको दे के जा रहा हूँ जिसमें आपको डोमेन और रेंज फाइंड करना है बेटा। ये क्वेश्चन है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय R इज इक्वल्स टू x, x+5, x इज एलिमेंट ऑफ 0 1 2 3 4 5। तो पहले रिलेशन बनाइए, उसके बाद डोमेन बताइए और रेंज बताइए। डोमेन क्या होता है? A, जो ये पहले वाला अवयव होगा A, ये डोमेन होगा, और जो B वो होगी रेंज, यानी दूसरा जो अवयव होगा। तो x तो डोमेन हो जाएगा और x+5 जो भी बनेगा वो क्या हो जाएगा? रेंज। कर लोगे? ये क्वेश्चन आज का है। पर आज एक क्वेश्चन और बच गया है, आपको शायद याद ना हो, मुझे याद है, और वो क्वेश्चन ये है कि हमें यूनिवर्सल सेट का एग्जाम्पल देना था। और यूनिवर्सल सेट नहीं है, यूनिवर्सल रिलेशन।
सार्वत्रिक संबंध का एक एग्जांपल देना था। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान देना। ए के एलिमेंट हैं 1 2, बी के एलिमेंट हैं 3 4। तो मैंने इनके अंदर संबंध आर दिया। आर में कोई संबंध ऐसा लूं कि वो आर ऐसा बने 1 3 2 3 1 3 2 3 1 4 2 4। इसमें ये देखिए सभी अवयवों का सभी से संबंध है, तो ये हमारा यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। अब आपको मैं ये क्वेश्चन दे के छोड़े जा रहा हूँ, ये वाला तो आप करिएगा, हो जाए तो ठीक है, वरना जब हमें तो क्या गम है, कल आके मैं बता दूंगा आपको ये क्वेश्चन। ठीक है बेटा, सी यू, टाटा, गुड बाय। और आपको यदि वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी पार्ट यदि समझ में नहीं आया तो बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो डाउट हैं या फिर कुछ और पढ़ना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरे को। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.